ये अजीब इत्तेफाक था। मेरी बीवी जब भी पेट से होती तो नौकर बहुत खुश दिखाई देता और कहता, साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। हालांकि वो सिर्फ 14 साल का था। और जब मेरी बीवी की डिलीवरी का वक्त होता तो वो मुझसे छुट्टी मांगता कि मैंने बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं बहुत हैरान होता था कि उसने इतनी कम उम्र में शादी कब की। एक दिन बीवी को मैके छोड़ कर आया। आधी रात को आंख खुली तो पानी पीने बाहर आया। नौकर के कमरे की लाइट जलती देखी तो हैरान हो गया। जो ही अंदर कदम रखा तो मैं पत्थर का होके रह गया, क्योंकि वहाँ तो शादी के पूरे 3 बरस बाद आज मेरी बीवी ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। वो कहने लगी, असफर मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मैं बोला, नीलम ये तुम क्या कह रही हो? वो कहने लगी, सच ही तो कह रही हूँ, खुदा की कसम बहुत जल्द हमारे पास एक नन्हा सा खिलौना आने वाला है। उसकी बात सुनकर मैं तो अपने आप में ही नहीं रहा था। मैं बोला, नीलम आज तुमने मुझे कामिल कर दिया है। तुम रुको, मैं अभी ये खबर अम्मी को सुना कर आता हूँ। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल आया था। सामने ही लॉज में अम्मी बैठी थी। कहने लगी, असफर इधर आओ मेरे पास। मैं उनके पास जाकर बैठ गया था। मुझे इल्म था कि आज फिर वो मेरी शादी का किस्सा लेकर बैठ जाएगी। वो कहने लगी, असफर मेरे बच्चे, तुम्हारी बीवी नीलम तो बांझ है, ये तुम्हें कभी भी औलाद नहीं दे सकेगी। मेरी बात मान लो और दूसरी शादी कर लो। ये देखो मेरे पास बहुत अच्छे घरानों के लड़कियों की तस्वीर है। तुमने बस एक लड़की को पसंद करनी है और उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। फिर मैं जानू और मेरा काम। मेरे लम्हों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं बोला, अम्मी आप इन तस्वीरों को छोड़ दें। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। अम्मी मेरे तरफ देखने लगी। वो बोली, हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? मैं बोला, अम्मी आप दादी बनने वाली हैं। अम्मी ने मेरे तरफ हैरानी से देखा। वो बोली, तुम अपनी शादी टालने की खातिर झूठ मत बोलो। मैं बोला, अम्मी सच कह रहा हूँ, मुझे ये खुशखबरी नीलम ने खुद सुनाई है। अम्मी ने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। कहने लगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने सोचा कि तमाम नौकर में मिठाई और कुछ इजाफी रकम तकसीम कर दूं। मैं बाहर निकला तो मेरा मुलाजिम खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर हकीकी खुशी नजर आ रही थी। मैं आगे बढ़ गया और बोला, क्या बात है मुजाहिद, तुम उतने खुश क्यों हो? वो बोला, साहब जी मैं बाप बनने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने बड़े गौर से उसके चेहरे का जायजा लिया था। मैं बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लगता है। नहीं बल्कि मैं तो तुम्हें एक बच्चा समझता हूँ। वो हंस दिया और बोला, साहब जी हूँ तो मैं अभी बच्चा ही, मगर हम लोगों में जल्दी शादी करने का रिवाज है। मैं हंस दिया और बोला, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने मिठाई तकसीम की, नौकरों में पैसे तकसीम किए। मैं वापस नीलम के पास आया था। वो मुस्कुरा रही थी। मैं बोला, नीलम तुम्हें मालूम है क्या, हमारा माली मुजाहिद भी बाप बनने वाला है। नीलम का रंग एकदम से फक हो गया था। मैं बोला, नीलम तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? वो एकदम से हकला गई थी और बोली, अरे नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मैं हैरान हुई थी कि वो इतनी कम उम्री में बाप कैसे बनने वाला है। मैं हंस दिया था और बोला, हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। खैर मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको बेअयब औलाद अता फरमाए। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल सी गई थी। शादी के पहले 2 साल तो नीलम की संगत में बहुत अच्छे गुजरे थे, मगर जैसे ही तीसरा साल शुरू हुआ था, लोगों ने औलाद के मुताल्लिक मुझसे सवाल कर कर के मेरी नाक में दम कर दिया था। अम्मी ने भी हुक्मनामा सुना दिया था कि असफर तुम्हारी बीवी बांझ है, ये सारी जिंदगी तुम्हें औलाद ना दे सकेगी। तुम अपना मजीद वक्त खराब मत करो और दूसरी शादी कर लो। अम्मी की बातें सुनकर जब मैं अपने कमरे में जाता तो नीलम को रोते हुए पाता। वो बार बार मुझसे सवाल करती कि असफर आप मुझे छोड़ देंगे ना, आप अपनी अम्मी की बात मान लेंगे ना। मैं उसे कसमें खा खा कर यकीन दहाई करवाता था, मगर उसके दिल में अब ये डर बैठ चुका था कि मैं उसे छोड़ दूंगा। उसकी तसल्ली के लिए मैंने यहाँ तक कह दिया था कि नीलम अगर तुम मुझे औलाद ना दे सकी तो हम किसी का बच्चा गोद ले लेंगे, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। खैर अब मेरी जिंदगी में सुकून आ गया था। अम्मी ने भी मेरी दूसरी शादी के मुतालिक सोचना छोड़ दिया था और नीलम ने भी अब रोना धोना छोड़ दिया था।
मैं हर मुमकिन हद तक नीलम का ख्याल रखता था। 3 साल बाद हमारी औलाद पैदा होने वाली थी, इसीलिए मैं बहुत एहतियात करता था। नीलम को बेड से भी उठने नहीं देता था। खैर यूं ही वक्त गुजरता गया और नीलम का पेट बाहर को आ गया था। एक दिन मेरा माली मुजाहिद मेरे पास आया और बोला, साहब जी आज मुझे छुट्टी चाहिए। मैं बोला, क्यों, खैरियत तो है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। वो बोला, जी साहब जी, बस मेरी घरवाली की आज तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे घर औलाद पैदा हो जाएगी। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी जेब से अच्छी खासी पैसे निकालकर उसे थमा दी। मैं बोला, ये पैसे रख लो और अपनी बीवी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना। उसने पैसे को थाम लिए मगर बोला, साहब जी हम गरीब लोग हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाते। हमारे घर तो एक दिन दाई आती है और हमारे हाथ में बच्चा थमाकर चली जाती है। वो बोला, साहब जी हो सकता है आपकी बीवी की तबीयत खराब हो रही हो, आप अपने कमरे में जाकर देख लें उसको एक बार। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया था, पर उसके लहजे में कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे चौंका दिया था। वो मेरी बीवी के लिए निहायत फिक्रमंद लग रहा था। मैंने सर झटक दिया और अपने कमरे में आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि नीलम दर्द से तड़प रही थी। वो बोली, अजफर मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो रही है। मैं जल्दी से बोला, कब से दर्द होने लगी है तुम्हें? वो बोली, 1 घंटा हो गया है। मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैं बोला, मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में कोई आया था क्या? मुजाहिद आया था क्या इधर? मेरी बीवी अपना दर्द भूलकर मेरी जानब देखने लगी थी। उसके चेहरे से फिक्र साफ जाहिर हो रही थी। नहीं तो उस माली का मेरे कमरे में क्या काम है? आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मैंने अपना सर झटक दिया था। मैंने खुद को कोसा था कि अजफर तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है और तुम उससे किस किस्म के सवालात कर रहे हो। मैं नीलम के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ थाम लिया। बोला, तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? उसने नाम सर हिलाया था। कहने लगे, मैंने अपनी डॉक्टर को कॉल की थी। वो कह रही थी कि अगर तुम नॉर्मल डिलीवरी चाहती हो तो जब तक तबीयत ज़्यादा ख़राब न हो जाए घर से मत निकलना। वो कह रही थी कि घर में दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करना। मैंने सर हिला दिया था। मुझे उन मामलात की इतनी सूझबूझ नहीं थी। ये औरतों के मामले हैं, औरतें ही जानते हैं। मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली थी और सारा वक्त अपनी बीवी के पास ही रहा था। उसका चेहरा बहुत सर्द था, बार बार माथे पर पसीना आ रहा था। मैं बोला, क्या बात है, तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? वो कहने लगी, हाँ मुझसे अब मजीद दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और अपनी बीवी को बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। तकरीबन 3 घंटे बाद नर्स सफेद कपड़े में लिपटी नन्ही सी बच्ची मेरे पास ले आई थी। जब मैंने अपनी औलाद को पहली दफा हाथ में लिया था तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ये वक्त कितना अजीब था। मैं मुसलसल रोता चला जा रहा था। खैर मैंने अपनी बेटी का नाम महानूर रखा था और जब मुझे नीलम से मिलने की इजाजत मिल गई तो मैं उसके पास गया। वो बड़ी अफसरदा से लेटी हुई थी। मैं बोला, नीलम आज का दिन तो खुशियां मनाने वाला है, तुम क्यों इस कदर उदास हो? वो बोले, अजफर मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया था। मैं बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझसे शर्मिंदा हो? नीलम ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मैंने आपको 3 बरस बाद औलाद दी और वो भी बेटी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारे घर बेटा पैदा हो जाता। मैं बोला, नीलम तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे बेटे और बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हारी कोख से मेरी औलाद ने जन्म लिया है। मेरी लाख तसल्लियों के बावजूद भी उसका दिल नहीं बहल रहा था। वो बोली, आपकी अम्मी फिर से आपको दूसरी शादी करने के लिए मजबूर करेंगी। मैं बोला, नहीं नीलम, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। नीलम की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसीलिए शाम तक उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैं घर वापस आया तो अम्मी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी पोती का माथा चूम लिया था। वो उसे गोद में भरकर प्यार कर रही थी। हमने हर जगह मिठाई बांटी थी। पहली रात बच्चे के साथ बहुत मुश्किल थी। बच्ची सारी रात जागती रही थी। खैर अगली सुबह मैंने खिड़की से देखा तो मुजाहिद बाग में खड़ा था। मैंने सोचा कि उससे जाकर मालूम करता हूँ कि उसकी बीवी और बच्चे कैसे हैं। मैं मुजाहिद के पास गया और बोला, हाँ यार, कल सब खैर खैरियत से हो क्या? उसने हाँ में सर हिलाया। उसने बोला, मेरी बीवी ने बेटे को जन्म दिया है।
میں نے اسے بہت مبارکباد دی تھی۔ خیر مہانور کے آ جانے کے بعد میری زندگی بہت بدل گئی تھی۔ میں اس کی خاطر آفس سے جلدی آ جایا کرتا تھا۔ میں شام میں اسے باہر لان میں لے جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ وہ پھولوں کی طرف دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اور اس کی ننھی ننھی کلکاریاں میری روح کو سیراب کر دیتی تھی۔ جب اسے بھوک لگی تو میں کمرے میں لے آیا اور نیلم کو بچی تھما دی۔ نیلم بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اسی لیے میں خود ہی فیڈر تیار کرنے لگا تھا۔ میں بولا، نیلم، ہماری نور تو باغ میں اس قدر خوش ہوتی ہے جیسے یہ کسی مالک کی اولاد ہو۔ میں نے عام سی بات کی تھی، لیکن جب میں فیڈر میں دودھ رکھ کر واپس نیلم کی طرف مڑا تو نیلم کے ماتھے پر بل نظر آئے تھے۔ وہ کہنے لگی، آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے؟ میں نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور بولا، اللہ سے معافی مانگو، میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ چپ کر کے لیٹ گئی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ میری بیوی کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ خیر تبھی مجھے آفس سے کال آ گئی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ کوئی فورن کمپنی ہماری کمپنی کا وزٹ کرنے آئی ہے، اسی لیے مجھے شام کے وقت آفس جانا پڑا۔ میں نیلم کو بتا کر نکلا تھا کہ میں آفس جا رہا ہوں۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، بس سر ہلا دیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ مجھ سے ناراض تھی۔ میں نے بھی اس چیز میں عافیت سمجھی تھی کہ گھر سے فرار ہو جاؤں۔ خیر میں گاڑی میں بیٹھ کر آفس کی طرف روانہ ہو گیا کہ تب میرے پاس باس کی کال آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک فائل کے بارے میں پوچھا کہ وہ لے کر جانا ہے، اسی لیے مجھے آدھے راستے سے واپس گھر جانا پڑا۔ میں اپنی دھن میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ جب میری کانوں سے نیلم کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ نہ جانے کس سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں پتا ہے کیا کہ آج ازفن نے مہانور کے بارے میں کیا بات کی تھی؟ وہ کہہ رہا تھا کہ مہانور تو کسی مالک کی بیٹی لگتی ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میری بیوی اتنی پرسنل بات کس سے کر رہی ہے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرا دل دہل گیا تھا کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ مجاہد کھڑا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا جبکہ نیلم کے چہرے سے بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میں بولا، مجاہد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس وقت باغ میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہکلا گیا تھا، جلدی سے بولا، مجھے تو بیگم صاحبہ نے بلایا تھا۔ میں نے جواب طلب نظروں سے نیلم کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے برس سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر مجاہد کو پکڑا دیا تھا اور بولی، تم ان پیسوں سے اپنے بیٹی کے لیے کچھ لے لینا۔ وہ پیسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نیلم بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، دراصل میں نے مہانور کا صدقہ دینا تھا، اسی لیے مجاہد کو بلایا تھا کیونکہ اس کا چھوٹا بچہ ہوا ہے نا۔ میں نے سر ہلا دیا اور اپنی الماری سے فائل نکال کر باہر چلا گیا۔ میرے کانوں میں اب تک نیلم کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ایک مالک کے ساتھ اس قدر بے تکلفی سے کیسے بات کر سکتی تھی؟ میں نے تو آج تک اسے کسی کے ساتھ ایسے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنا دماغ دوسری طرف لگانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میری بیوی سچ میں بہت خدا ترس عورت ہے۔ وہ یقیناً یہی سوچتی ہوگی کہ میری بچی کے پاس جب سب کچھ موجود ہے تو مالک کے بیٹے کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونا چاہیے۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور جب مہانور 9 برس کی ہوئی تو مجھے نیلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم ہے۔ کہاں تو میں اتنا عرصہ اولاد کے لیے ترستا رہا اور اب اللہ مجھے نوازنے پر آ گیا تھا۔ میں مہانور کو گود میں بھر کر باہر لے آیا تھا۔ میں نے اسے لون میں لٹا دیا تھا۔ وہ آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ تبھی میری نظر مجاہد پر پڑی تھی۔ وہ بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پودوں کو پانی لگاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ میں بولا، کیا بات ہے مجاہد، تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ وہ بولا، صاحب جی، اللہ نے میری سن لی ہے، میری بیوی اب دوبارہ پیٹ سے ہے۔ میں ہنس دیا تھا اور بولا، کیا بہترین اتفاق ہے کہ میری بیوی بھی پیٹ سے ہے۔ وہ میری بات سن کر چپ ہو گیا تھا۔ اصولاً تو اسے مجھے مبارکباد دینا چاہیے تھا مگر وہ منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اور دوسری دفعہ پھر سے ایسا ہوا تھا کہ جس دن میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی اسی دن مجاہد کی بیوی نے بھی بچے کو جنم دیا تھا۔ خیر میں نے مجاہد سے پوچھا کہ تمہارے یہاں کیا پیدا ہوا ہے؟ اس نے مسکرا کر بتایا کہ میرے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے خوش دلی سے کہا کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، مگر نیلم اس بار بھی پھر سے بہت اداس تھی۔ میں نے اسے یہی کہا
कि औलाद अल्लाह के इख्तियार में है। तुम बिला वजह बेटियों की पैदाइश पर गमज़दा होकर अल्लाह को नाराज़ मत करो। फिर दूसरी बेटी तो मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई थी। उसके पैदा होते ही मेरी तरक्की हो गई थी। मुझे अचानक ही मेरे बॉस ने अमेरिका भेजने का इरादा किया था। आज शाम की फ्लाइट थी। मैंने ये बात नीलम को बताई तो वो बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि अम्मी भी उम्रे पर गई हुई थी। वो कहने लगी, मैं घर में कैसे रहूँगी? फिर दो बच्चियों को संभालना भी तो बहुत मुश्किल काम है। मैं बोला, हाँ मुझे तुम्हारी परेशानी का ख्याल है, इसीलिए मैंने इरादा किया है कि तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास छोड़ आऊँगा। उसने हाँ में सर हिला दिया और मैं उसे छोड़कर आ गया। मेरी फ्लाइट तो रात के 12 बजे थी, मगर फिर फ्लाइट डिले हो गई थी। अब मेरा जहाज सुबह 4 बजे उड़ना था। मैं अपने कमरे में बैठा ऑफिस की कुछ ज़रूरी फाइल देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र मुजाहिद के कमरे पर पड़ी थी। उसके कमरे की रोशनी जल रही थी। मुजाहिद उस कमरे में तन्हा रहता था। वो अपनी बीवी को यहाँ साथ नहीं लाया था। मैं सोचने लगा था कि ना जाने इस वक्त वो क्या कर रहा है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। इसी ख्याल के पेश नज़र मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। मैं मुजाहिद के कमरे में जाकर उसकी खबर खैरियत मालूम करना चाहता था। मैं दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही हैंडल पर हाथ रखा तो मेरे कानों में एक निस्वानी आवाज़ गूंजी, मुजाहिद, मैं तुम्हारी बेटियों को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। ये आवाज़ तो बहुत जानी पहचानी सी थी, और ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी बीवी नीलम की थी। मेरे सर पर तो आसमान गिर पड़ा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही नीलम, 2 बच्चियां और मुजाहिद था। नीलम मुझे देखकर गुमसुम हो गई थी। मैं बोला, ये क्या बकवास है? नीलम रोने लगी थी। वो बोली, अजफर, मैं सारी हकीकत बता देती हूँ आपको। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और बोला, अपनी बकवास बंद कर जलील औरत। मैंने आज तक तुम जैसी बेगैरत औरत नहीं देखी। दिल तो चाहता है तुम्हें अभी तलाक देकर यहाँ से निकाल दूं। तलाक का लफ्ज सुनकर नीलम मेरे कदमों में गिर गई थी। वो बोली, खुदारा मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करना। मैं बहुत मजबूर थी असफर। शादी के 3 बरस तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। कसूरवार कौन था? कोई भी नहीं, क्योंकि औलाद तो अल्लाह के हाथ में होती है ना। वो जिसे चाहे औलाद से नवाज दे और जिसे चाहे इस नेमत से महरूम रखे। फिर लोग मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रहे थे? मैं बहुत मजबूर हो चुकी थी। मैंने अपना चेकअप करवाया था तो वो खदशा सच साबित हो गया था। मेरी सास मुझे बांझपन के ताने देती थी, वो सच साबित हो गया था। मैं सच में औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थी। मैं ये हकीकत आपको बता नहीं सकती थी, फिर तो आप मुझे छोड़ देते ना। इसीलिए मैंने घर के मालिक को एतमाद में लेने की कोशिश की थी। मैंने उससे कहा कि मैं बच्चा गोद लेना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करो। वो बोला, बेगम साहिबा, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर मेरी बीवी पेट से है। हमें इस औलाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं। अगर आप कहें तो वो औलाद मैं आपको दे दूंगा, मगर फिर आपको मेरा ख्याल रखना होगा। घर का मालिक था, इसीलिए मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये मशहूर कर दूं कि मैं पेट से हूँ। फिर मैंने वैसा ही किया। मैंने मुजाहिद को उसकी औलाद की खातिर 2 लाख रुपए दिए थे और महानूर हमारी हो गई थी। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि हमारे घर एक बेटा भी पैदा हो जाए। इसीलिए मैंने मालिक से कहा कि मुझे एक बेटी की ज़रूरत है। वो बोला कि मेरी बीवी आपके लिए बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है। मैं बहुत खुश हो गई थी, और जिस दिन वो पेट से हुई थी मैंने आपसे कह दिया कि मैं पेट से हूँ। अजफर, मैंने दोबारा ये खेल सिर्फ बेटी के लिए रचाया था, मगर इस बार भी मुजाहिद के यहाँ बेटी ही पैदा हुई। खैर, मैं वक्तन फवक्तन मुजाहिद की मदद कर रही थी। इसी की वजह से मेरे सर से तलाक का बोझ उतर गया था। मैं उसे अपने कमरे में बुलाकर उसकी बेटियों से उसको मिलवा दिया करती थी। फिर आज आपने बताया कि आप अमेरिका जा रहे हैं, तो मैंने मुजाहिद से कहा कि अपनी बीवी को लेकर इधर आ जाना, मैं बच्चियां उससे मिलवा दूंगी। मुजाहिद तो अपनी बेटियों को देखने के लिए आ गया था, मगर उसकी बीवी नहीं आई। वो कहने लगी कि मैंने एक बार जो चीज़ दे दी, मैं अब मुड़कर उसको देखना नहीं चाहती। ये मेरी हकीकत है अजफर, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सब आपकी मोहब्बत में किया था, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मैं गुस्से से फुनकार कर बोला, नीलम, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बच्चा गोद लेने के लिए तैयार हूँ, फिर तुमने मुझे गुमराह क्यों किया? तुम्हें चाहिए था ना कि मुझे सच बता देती। नीलम ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। उस वक्त मेरे सामने एक मजलूम औरत खड़ी थी, जिसे इस माशरे के लोगों ने इस हद तक मजबूर कर दिया था
कि वो पैसे देकर औलाद खरीदने तक आ गई थी। मुझे उस वक्त उस पर बहुत तरस आया था। मैं जानता हूँ वो चाहकर भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि इस समाज का मर्द हमेशा दूसरी शादी के लिए तैयार रहता है। जरा सा इशारा मिले तो वो दूसरे की चाह में पहले को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। मैंने आगे बढ़कर नीलम के आंसू साफ कर दिए थे। मैं बोला, नीलम, मुझे तुमसे सिर्फ एक बात का गिला है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी। वो मुझे बेयकीनी से देखकर बोली, आपने मुझे माफ कर दिया। मैंने हाँ में सर हिला दिया था तो वो एकदम पुरसुकून हो गई थी। फिर वो बोली, असफर, हम ये बच्चियां अपने साथ रख सकते हैं ना? मैं बोला, पगली, ये हमारी ही बेटियां हैं, हमारे साथ नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? मेरी बात सुनकर नीलम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने मुजाहिद का शुक्रिया अदा किया और उसकी मिन्नत की कि ये राज तुम अपने सीने में दफन कर लो। वो बोला, ऐसा ही होगा। फिर मैंने अपनी बेटियों को उठा लिया था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। मैंने नीलम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने घर की तरफ ले गया, क्योंकि वो मेरी बीवी और मेरी इज्जत थी और उसका मकाम मेरे घर में ही था। दोस्तों, कहानी पसंद आने की सूरत में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।